Good morning, student. Myself, Neeta Chittoda, and I am a faculty of accounts at Srajan Elite. And here हम यहाँ पर स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना 12th अकाउंट्स सब्जेक्ट। और 2020-21 में अकाउंट्स बेसिकली वही सिलेबस रखा है जो आपका 1920 में था, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक 12th अकाउंट्स, हम थोड़ा सा उसके मार्क्स एग्रीगेशन और उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एज सच 12th का जो अकाउंट्स का पेपर है, इट हैव अ वेटेज ऑफ 100 marks. But my dear student, it is divided in 3 steps. You can say that conceptual भी आपका इसमें रहता है, theoretical portion भी रहता है और practical aspect भी रहता है। Before I start my lecture, मैं आपको सबसे पहले accounts के marks का classification बता देती हूँ। Here 12th का जो total syllabus है, वो आपका 2 book में divided है, first book and second book. First book have a weightage of 60 marks, second book have a weightage of 20 marks, but उसके साथ में 20 marks आपका प्रोजेक्ट वगैरह का जो स्कूल आपको प्रोवाइड करता है। फर्स्ट बुक का जो मेजर क्लासिफिकेशन है 60 marks का, फर्स्ट पार्ट पार्टनरशिप हैविंग अ वेटेज ऑफ 30 marks, कंपनी अकाउंट्स हैविंग अ वेटेज ऑफ 20 marks, एनपीओ हैविंग अ वेटेज ऑफ 10 marks। नो डाउट पार्टनरशिप के अगेन मेजर क्लासिफिकेशन है जो हम डिस्कस करेंगे। The first one, fundamental of partnership. Second one, reconstitution of partnership, and the third one is dissolution of firm. Here, reconstitution के again major parts हैं, that is change in profit sharing ratio, admission of partners, and retirement or death. No doubt, amalgamation and acquisition is also a part of reconstitution of firm, but यहां पर हम एडवांस लेवल पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एज सच सीबीएसई बोर्ड ने इनके मार्क्स का कहीं कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। आई वांट टू से मींस कि 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इट मे बी फ्रॉम एनी टॉपिक। नो डाउट लास्ट 3 years बिफोर तक यहां पर क्लासिफिकेशन था कि फंडामेंटल का वेटेज 10 मार्क्स का है, रिकॉन्स्टिट्यूशन 15 मार्क्स का है, डिसोल्यूशन 10 मार्क्स का है। बट नाउअडेज ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। फ्रॉम लास्ट 2 years यहां पर किसी भी टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन बन रहा है। बट हाँ, एक बात जो सीबीएसई ने नोट रखी है वो रखी है कि पार्टनरशिप टोटल आपका 30 मार्क्स का वेटेज के साथ में रहेगा। सेकेंड है आपका कंपनी अकाउंट्स, जिसका वेटेज 20 मार्क्स है और इसके अगेन क्लासिफिकेशन है 2 चैप्टर्स में ये डिवाइडेड है। एक आपका शेयर्स का है और दूसरा पार्ट आपका डिबेंचर्स का है। इस तरह से ये आपका सेकेंड पोर्शन है। The third topic, that is NPO, that is accounting for non-profitable organization, and it have a weightage of 10 marks. यहां आपका 1 marks क्वेश्चन भी बनते हैं, 3 marks भी बनते हैं, 6 marks भी बनते हैं। इट इज अप्लाइड फॉर ओवरऑल टॉपिक, फॉर पार्टनरशिप ऑल्सो, फॉर कंपनी, और वी कैन से दैट फॉर एनपीओ। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग फर्स्ट बुक, जो मेजरली हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज फर्स्ट बुक। सेकेंड बुक में अगेन जो आपका क्लासिफिकेशन है 20 मार्क्स आपका एकेडमिक पेपर में जो रिटर्न वर्क रहता है वो रहेगा। इट इंक्लूड्स 2 टॉपिक। द फर्स्ट वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी प्लस रेशियो, बोथ हैव अ वेटेज ऑफ 12 मार्क्स, एंड अनदर टॉपिक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट हैविंग अ वेटेज ऑफ 8 मार्क्स। इस बुक का जो मेजर आपका हेडिंग कह सकते हैं, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हियर अगर मैं प्रोजेक्ट एस्पेक्ट से बात करूं तो यहां पर 20 मार्क्स में आपका 12 मार्क्स का रिटर्न पेपर, 4 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के रहेंगे, एंड 4 मार्क्स आप जो फाइल बनाते हैं उसका रहता है। सॉरी, नॉट फॉर फाइल, 4 मार्क्स फॉर वाइवा, जो एग्जाम 20 मार्क्स के जो प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन है, इसमें 12 मार्क्स आपका रिटर्न पेपर का रहेगा, 4 मार्क्स फाइल का रहता है, और 4 मार्क्स वाइवा, जो भी एक्सटर्नल पर्सन आपके स्कूल में आता है जो क्वेश्चन वगैरह पूछता है। ये जो फाइल का आपका वर्क है और जो प्रोजेक्ट फाइल और जो रिटर्न है, इट इज नॉर्मली बेस्ड ऑन सेकेंड बुक।
बट जो 4 मार्क्स का आपका वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम जनरली जो एक्सटर्नल आपके स्कूल में आते हैं, जो भी सीबीएसई के ऑथराइज पर्सन है, वो कहीं से भी आपको क्वेश्चन फ्रेम आउट कर सकते हैं. इट मे बी फ्रॉम 11th सिलेबस और इट मे बी फ्रॉम 12th सिलेबस. सो हमने सिर्फ 12th के सिलेबस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, हमने उसके साथ साथ 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी साउंड करना है, तभी आप ये 20 मार्क्स का स्कोर कर पाते हैं. और ये 20 मार्क्स डेफिनेटली आपको बहुत हेल्पफुल करता है जब हमारा लास्ट एनुअल एग्जाम के बाद में जो टोटल स्कोर करता है उसमें बहुत वैल्यूएबल है. तो फॉर दिस हमने स्टार्टिंग से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, तभी हम आगे मूव ऑन कर पाएंगे और अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दे पाएंगे. नाउ अब हम फर्स्ट टॉपिक, आई थिंक 12th अकाउंट्स के सिलेबस का आपको पूरा आइडिया हो चुका है. हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं. मेरा फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप. बिकॉज पार्टनरशिप अगर आप सारे सिलेबस में देखते हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज है पार्टनरशिप का. तो हम 12th अकाउंट्स का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पार्टनरशिप का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप. स्टार्ट अबाउट फर्स्ट टॉपिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप. फॉर दैट हमने सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है, और वो डेफिनेशन हमें गिवन है पार्टनरशिप एक्ट 1932. माय डियर स्टूडेंट, एक थिंग मैं क्लियर कर दूं, पार्टनरशिप एक्ट itself generated from Companies Act 1956. No doubt nowadays it is known as 2013, but पहले उसे 1956 के नेम से जाना जाता था. और Companies Act जो आपका जनरेट हुआ है that is from Indian Contract Act 1872. It means हमारा बेसिक एक्ट जो कोर एक्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और उसी से सारे एक्ट आपके जनरेट हुए हैं. तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इज जस्ट लाइक दैट. इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन who agree to do a business for earning and sharing profits, acting by all or any one of them acting for firm. आई रिपीट, ये डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड आपके सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग नहीं है, इसको इजीएस्ट फॉर्म में थोड़ा इजी लैंग्वेज के थ्रू मैं आपके सामने रख रही हूं. इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन who agree to do business for earning and sharing profits, acting by all or any one of them acting for firm. यानी कि आप अगर इसमें एक पॉइंट नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन. थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, यहां पर डेफिनेशन में लिखा गया है टू और मोर. इट मीन्स दैट पार्टनरशिप में ये तो क्लियर बता दिया गया है कि अगर मुझे कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो उसके लिए मिनिमम 2% की रिक्वायरमेंट है. इन बिजनेस स्टडीज 11th क्लास आपने वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ा होगा. इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेट्रा. तो वहां सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल पर्सन भी बिजनेस कर सकता है. उसी तरह से पार्टनरशिप के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है 2%. और अगेन एक वर्ड एड ऑन किया हुआ है, टू और मोर, यानी 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस करने के लिए एग्री हो सकते हैं. यानी कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. एग्री यानी कि उनके बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट या किसी ना किसी तरह का समझौता होगा, और वो फिर आगे मूव ऑन करते हैं. फॉर अर्निंग एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स, एक्टिंग बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर फर्म. इस डेफिनेशन को और डिटेल में हमें समझने के लिए इसके फीचर्स के बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा. यहां एक पॉइंट क्लियर हो गया कि पार्टनरशिप बिजनेस के लिए मिनिमम 2% चाहिए, उनके बीच कोई एग्रीमेंट होना चाहिए जो साथ मिलकर किसके लिए वर्क ऑन कर रहे हैं, फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स. तो इस डेफिनेशन के बेस पर बारे में डिस्कस करते हैं. यहां पर अगर हम पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, द फर्स्ट फीचर इज एग्रीमेंट. डियर, हमने डेफिनेशन में भी जस्ट देखा था कि इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन हु एग्री टू डू अ बिजनेस. यानी कि सबसे पहले पर्सन के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट. ओके, बिफोर इट एक थिंग मैं और क्लियर करती हूं कि यहां पर कलेक्टिवली एक पॉइंट और, कलेक्टिवली पर्सन नोन एज partner and the name of business known as firm. Name of business may be a
राम एंड सन्स, आपने सुना होगा श्याम एंड कंपनी। डियर, सिर्फ नेम के आगे कंपनी लगाने से वो कंपनी फ्रेम आउट नहीं हो जाती, कंपनी के बेसिक फीचर्स भी चाहिए, तो वो हम डिस्कस करते हैं बाद में। लेकिन जो भी बिजनेस का नेम है वो क्या कहलाता है? फर्म, और कलेक्टिवली वो पर्सन क्या कहलाते हैं? पार्टनर। गेट माई पॉइंट? डेफिनेशन में आपने कहा था, हमने सुना था, समझा था, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो वो जो पर्सन है वो क्या कंसिडर किए जाते हैं? पार्टनर माने जाते हैं, और जो बिजनेस का नेम है वो कंसिडर किया जाता है फर्म। डन? नाउ स्टार्ट करते हैं हम फीचर्स के साथ में। द फर्स्ट टॉपिक, एग्रीमेंट, यानी कि कोई भी बिजनेस अगर हमने किया तो उनके बीच में, जो भी पर्सन डील कर रहे हैं उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर लॉ के एस्पेक्ट से हम बात करें तो एग्रीमेंट आपके दो तरह के होते हैं। लॉ के एस्पेक्ट से एग्रीमेंट को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, वर्बल एंड एक्सप्रेस। बट पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एग्रीमेंट को जो क्लासिफाई किया, जो लॉ में भी गिवन है नो डाउट, वो कुछ इस तरह से। नाउ समझिएगा, वर्बल मीन्स जो भी हम एक्सप्रेस किए बिना, मतलब वर्बली मैंने कोई थिंग एक्सप्रेस नहीं किया, तो वो एग्रीमेंट कौन सा कहलाता है? वर्बल एग्रीमेंट, जो सिर्फ बाय द एक्ट शो होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं मान लीजिए पानीपुरी सेल करके, पानीपुरी आप सबको बहुत पसंद है, आई नो वेरी वेल, मैक्सिमम स्टूडेंट पानीपुरी के नाम से मुंह में पानी आ जाता है, आई एग्री। बट उसी बिजनेस को थोड़ा हम प्रैक्टिकल लाइफ में समझते हैं। मैं पानीपुरी सेल करती हूँ, मेरा कोई फ्रेंड है और वो साथ में आता है, एक दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, रोज मेरी हेल्प करता है, कुछ ना कुछ मेरे काम में मेरे साथ देता है। और फिर मैंने सोचा नहीं यार, ये पर्सन मेरी बहुत हेल्प कर रहा है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने मान लीजिए जो भी प्रॉफिट अर्न किया उसका 10 या 20% उसको दे दिया। ना उसने कुछ कहा ना मैंने कुछ कहा, और हमने इस तरह से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ वो एग्रीमेंट कौन सा कहलाता है? वर्बल एग्रीमेंट। ये लॉ के एस्पेक्ट से हम डिफाइन कर रहे हैं। बट अकाउंटिंग एस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो जो एग्रीमेंट है वो दो तरह से होते हैं। द फर्स्ट वन इज ओरल एंड रिटन। आपने यहां पर अगर ऑब्जर्व किया हो, बाय द एक्ट, ना मैंने उससे कुछ कहा ना उसने मुझे कुछ कहा, सिर्फ एक एक्ट जो हमने परफॉर्म किया उसकी वजह से अगर हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप मेंटेन होता है तो वो वर्बल एग्रीमेंट के थ्रू आता है। बट ये डेफिनेशन एज पर लॉ आपका एक्सेप्टेबल है। फॉर अकाउंटिंग एस्पेक्ट एग्रीमेंट के दो ही पार्ट कंसिडर किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज ओरल एंड द सेकेंड वन इज रिटन। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नाउ ओरल एग्रीमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, ओरल एग्रीमेंट मीन्स मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठती हूँ, डिस्कस करती हूँ, हम चाय पे मिले, हमने कहा नहीं यार कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना, वो भी कहते हैं नहीं पुराना नहीं, बहुत कुछ नया इनोवेटिव करना। हमने मिलकर बात की कि भाई तुम 5 लाख का कैपिटल लाओ, मैं भी 5 लाख का कैपिटल लाती हूँ, टोटल 10 लाख से हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जो भी प्रॉफिट होगा हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन ये सब हमने ओरल एग्रीमेंट किया, किसी भी तरह से कुछ भी पेपर पर नोट नहीं किया, तो वो क्या कहलाएगा? ओरल एग्रीमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर वही ओरल थिंग जो मैंने अभी आपके सामने कही वो अगर ऑन पेपर ले ली जाए तो वो एग्रीमेंट आपका रिटन एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आ जाता है। मींस रिटन एग्रीमेंट की डेफिनेशन, व्हेन ओरल थिंग आर ऑन पेपर, जो भी ओरल थिंग्स थी अगर वो हम पेपर पर नोट कर लेते हैं तो वो आपके रिटन एग्रीमेंट की डेफिनेशन में कंसिडर हो जाता है। आई थिंक अब आपको एग्रीमेंट के मेजर क्लासिफिकेशन समझ में आ चुके होंगे, एज पर लॉ और यहां मैं कह सकती हूं एज पर अकाउंटिंग। ओरल एंड रिटन, ओरल थिंग्स को अगर हम पेपर पर ले लेते हैं तो वो कहलाता है रिटन एग्रीमेंट। गेट माय पॉइंट? ओके, नाउ we are discussing about return agreement.
अभी अभी कहा कि रिटर्न एग्रीमेंट मीन्स ओरल थिंग ऑन पेपर नोन एज रिटर्न एग्रीमेंट। बट माय क्वेश्चन कि भाई रिटर्न एग्रीमेंट की जरूरत ही कहां है? जब हम दो फ्रेंड्स हैं, हमारे बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं और वी आर एग्री कि हम ये बिजनेस अच्छे से करेंगे, फेथफुल है, तो रिटर्न एग्रीमेंट की जरूरत क्या है? हैव अ पेशेंस, सुनिएगा और समझिएगा। यहां पर आज मेरे रिलेशन मेरे फ्रेंड के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जानते हो जहां पैसा आ जाता है, जहां मनी आती है, डिस्प्यूट बहुत जल्दी हो सकते हैं। इट मीन्स आज जो रिलेशन इट्स ओके, लेकिन फ्यूचर में किसी तरह के डिस्प्यूट ना हो, उन्हें अवॉइड करने के लिए हम कौन सा एग्रीमेंट बनाते हैं? रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हैं। यानी कि रिटर्न एग्रीमेंट क्या है, क्यों क्रिएट किया जाता है? Okay, it is created for avoiding future dispute among partners. For that purpose हमने क्या क्रिएट करना होता है? रिटर्न एग्रीमेंट। लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट ऐसे ही नहीं बनता है, मैंने किसी प्लेन पेपर पर लिख दिया कि भाई ये कंडीशन होगी तो क्या वो रिटर्न एग्रीमेंट बन जाएगा? नहीं डियर, वो एग्रीमेंट it must be signaturized by all the partners। यानी कि जो भी कंडीशन, एग्रीमेंट मीन्स आपके और मेरे बीच में, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन ओरल एग्रीमेंट एंड सेकेंड वन इज रिटर्न एग्रीमेंट। ओरल के बारे में हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। ओरल मीन्स जो हमने वर्बल, जो हमने खाली एक दूसरे से बात करके डिस्कस किया, वो ओरल में। बट रिटर्न एग्रीमेंट के लिए इट इज क्रिएटेड फॉर अवॉइडिंग फ्यूचर डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स में किसी तरह का कोई फ्यूचर डिस्प्यूट ना हो, उसके लिए हमने रिटर्न एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट मस्ट बी सिग्नेचराइज्ड बाय ऑल द पार्टनर। यानी कि एग्रीमेंट बनाने का मतलब ये नहीं कि आपने और मेरे मन में जो था वो हमने बीच में एग्री किया और उसको पेपर पर लिखा और काम हो गया। नहीं, इट मस्ट बी सिग्नेचराइज्ड बाय ऑल द पार्टनर्स। एक और पॉइंट, सिग्नेचर करने का मतलब होता है कि इसमें सारे पार्टनर्स की कंसेंट है। मीन्स सारे पार्टनर उस एग्रीमेंट के लिए तैयार हैं। एग्रीमेंट का मतलब आपने और मेरे फ्रेंड ने, या मैंने और मेरे फ्रेंड ने जो भी डिस्कस किया, हम जो भी सोच रहे हैं बिजनेस में इम्प्लाई करने का, वो सब कुछ उस पेपर के अंदर लिखा जाएगा। जैसे कि हमारे बिजनेस का नेम, बिजनेस का नेचर, एवरीथिंग जो भी हमने सोचा है वो सब उस एग्रीमेंट के अंदर नोट होगा। इट इज, यानी कि अगर हम रिपीट करें तो ये फ्यूचर डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए बनाया जाता है, सिग्नेचराइज बाय ऑल दी पार्टनर। और इंप्लाइड मीनिंग ये है कि सारे पार्टनर उसके लिए अपनी क्या दे रहे हैं? कंसेंट दे रहे हैं। दैट इज नोन एज अ रिटर्न एग्रीमेंट। डन। नाउ रिटर्न एग्रीमेंट के लिए एक और टर्म यूज की जाती है, दैट इज पार्टनरशिप डीड। माय डियर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिटर्न एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड में क्या डिफरेंस है। मैक्सिमम स्टूडेंट जब तक इसके बारे में डिटेल नहीं समझते हैं, उनके लिए रिटर्न एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड बोथ हैव अ सेम मीनिंग, बट एक्चुअली यहां पर एक बहुत लॉजिकल डिफरेंस होता है जो हम डिस्कस करते हैं। यहां तक कि ये कई जगह आपकी टेक्स्ट बुक में भी बहुत क्लियर नहीं गिवन है, बट हाँ, उस पॉइंट को हमें समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम डिस्कस करते हैं कि एग्रीमेंट और डीड में क्या डिफरेंस है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो रिटर्न एग्रीमेंट भी मिलेगा और डीड भी लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों का मीनिंग वहां सेम माना जाता है, बट लॉजिक या लॉ के एस्पेक्ट से दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल डिफरेंस है जो हम अभी डिस्कस करते हैं। पार्टनरशिप डीड कब यूज किया जाता है? जब रिटर्न एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है अंडर पार्टनरशिप एक्ट। एक और एक्ट यहां पर एप्लीकेबल है, दैट इज इंडियन स्टैम्प एक्ट। दोनों एक्ट यहां पर एप्लीकेबल है, यानी कि जब तक हमने रिटर्न एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं किया, वो पार्टनरशिप डीड के नेम से नहीं जाना जाता है। यानी कि पार्टनरशिप डीड वर्ड
कब यूज किया जाएगा? जब वो एग्रीमेंट पार्टनरशिप एक्ट के अंडर में रजिस्टर कर लिया तो मैं उसी रिटर्न एग्रीमेंट को किस नेम से बोलूंगी? पार्टनरशिप डीड के नेम से बोलूंगी। एंड ये जो एग्रीमेंट आपका प्रिपेयर होता है, इट इज प्रिपेयर ऑन अ स्टैम्प पेपर। गेट माई पॉइंट? यानी वंस अ डीड इज प्रिपेयर, वो फुल एंड फाइनल डीड रहती है उसमें। यानी कि अगर कोई डिसीजन अगर लेना भी है, कहीं फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट भी आ जाता है, तो कोर्ट भी डिसीजन लेते वक्त पहली प्रायोरिटी पार्टनरशिप डीड को देगी, और उसके बाद अगर लगता है कि उसे कुछ जनरल वेलफेयर के लिए कोई डिसीजन देना है तो वो अपना पॉइंट एड ऑन करती है। अदरवाइज पहली प्रायोरिटी पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए पॉइंट में मानी जाती है। यानी रिटर्न एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड के बीच का सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो है रजिस्टर्ड। यानी कि रजिस्ट्रेशन अगर मैंने करवा लिया, आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा भी होगा, 11th में या 12th में पढ़ेंगे कि जैसे ही हम फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो फर्म को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट प्राप्त मिलते हैं जो नॉर्मली रिटर्न एग्रीमेंट के केस में नहीं मिलते हैं। किसी को कोई आइडिया है कि वो बेनिफिट कौन से हो सकते हैं? पढ़ा होगा, एक बार आप रिकॉल कर सकते हैं। नो डाउट मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, बट हाँ, आपके दिमाग में वो पॉइंट जरूर क्लिक होना चाहिए कि अगर मैंने पार्टनरशिप के उस रिटर्न एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवा दिया, यानी कि मेरी फर्म अगर रजिस्टर्ड हो गई। एक और पॉइंट, फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, वॉलंटरी होता है। आप चाहे तो करवा सकते हैं, चाहे तो ना करवाएं। बट अगर फर्म रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसके कुछ प्लस मिलता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये रहता है कि मान लीजिए कि कोई केस या कोई वी कैन से दैट कोई क्रेडिटर मुझे अगर पैसा नहीं दे रहा है तो मैं उस पर स्यू कर सकती हूँ, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग, हमारी फर्म के ऊपर भी कोई स्यू कर सकता है। यानी कि यहां पर मुझे एक बेनिफिट क्या मिला कि आई कैन स्यू ऑन थर्ड पार्टी। अगर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो ये बेनिफिट मुझे नहीं मिलने वाला है। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि पार्टनरशिप डीड और रिटर्न एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। ओके, पार्टनरशिप डीड में जो पॉइंट आते हैं वो बहुत सारे पॉइंट हैं, डिटेल में हम डिस्कस भी करते रहेंगे, आपको नोट्स भी हम देंगे। अभी फर्स्ट पॉइंट है, आप उसमें नेम ऑफ बिजनेस नोट करते हैं, नेम ऑफ पार्टनर, नेचर ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, किस कंडीशन में कोई पार्टनर एंटर हो सकता है, कब कोई पार्टनर आपकी फर्म छोड़कर जा सकता है, रिटायरमेंट कैसे होगा, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, हमारे बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो ईच एंड एवरी पॉइंट हम रिटर्न एग्रीमेंट या फिर डीड के अंदर मेंशन कर देते हैं। आई थिंक आपको ये रिटर्न एग्रीमेंट और डीड के बीच का डिफरेंस भी क्लियर हो चुका होगा। तो फर्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट के बारे में हमने अभी तक जो समझा, जो डिस्कस किया, यहां पर दो तरह के एग्रीमेंट है। फर्स्ट वन इज ओरल एंड सेकंड वन इज रिटर्न। ओरल जहां पर हम एक दूसरे से बात करके डिसाइड करते हैं, और अगर वही थिंग ऑन पेपर आ गई तो वो रिटर्न एग्रीमेंट कहलाता है। और अगर रिटर्न एग्रीमेंट को मैंने रजिस्टर्ड करवा लिया पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग तो फिर वो पार्टनरशिप डीड बन जाना है। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है कि मान लीजिए रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है और कोई डिस्प्यूट हो गया तो हम उसको कैसे सॉल्व करें? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रिटर्न एग्रीमेंट है, चलिए रिटर्न एग्रीमेंट में सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया, सब कुछ मैंने नोट कर दिया, तो वो तो हम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक बार जो डीड या रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा है वो फुल एंड फाइनल है, कोर्ट को भी उसे एग्री करना पड़ता है। क्लियर? लेकिन अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है या रिटर्न एग्रीमेंट है लेकिन अगर कोई पॉइंट उस एग्रीमेंट में मेंशन नहीं किया गया है तो उस केस में कैसे डील करना है, क्या पॉइंट एप्लीकेबल होते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। हम जो डिस्कस कर रहे थे कि इन द एब्सेंस ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट, आई रिपीट, इन द एब्सेंस ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट, और वी कैन से दैट कि कोई पॉइंट अगर रिटर्न एग्रीमेंट या डीड में मेंशन नहीं किया गया हो, अगेन मैं यहां कह दूं रिटर्न एग्रीमेंट एंड वी कैन से दैट डीड, अगर कोई पॉइंट रिटर्न एग्रीमेंट में मेंशन नहीं किया गया हो तो वी हैव टू बी अप्लाई द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि पार्टनरशिप में वो पॉइंट लिखे हुए हैं, वो मेंशन किए हुए हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो इन पॉइंट्स को हमें डिसीजन लेते वक्त कंसिडर करना होगा। द फर्स्ट पॉइंट, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल। जो भी पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं उनके जो भी अर्निंग है, जो भी प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया है, वो प्रॉफिट
इक्वल रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ, आप चाहते हैं कि इक्वल रेशियो के अलावा कोई और रेशियो चाहिए तो आप बिल्कुल उसे आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड में मेंशन कर दें, फिर वही एप्लीकेबल होगा और उसे ही कंसिडर किया जाएगा। बट अगर आपने कोई भी रेशियो नहीं लिखा है या ओरल है, मैंने पहले मेरे फ्रेंड के साथ बोला कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन मुझे बाद में जाकर लगा कि नहीं यार, मेरा फ्रेंड तो बिल्कुल एफर्ट्स नहीं कर रहा है या मैं एफर्ट नहीं कर रही हूं, मेरे फ्रेंड ने कोई ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं हमें इक्वल नहीं चाहिए, हम तो 10:1 का रेशियो रखेंगे। बट वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं है। इन दैट केस आपका पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा? इक्वल रेशियो में ही बटेगा। हाँ, आपने पहले ही अगर एग्रीमेंट में लिख दिया कि प्रॉफिट शेयरिंग इज 10:1, तो फिर आप उसे 10:1 में बांटे। डिस्प्यूट होने पर कोर्ट भी पहले एग्रीमेंट में लिखे हुए पॉइंट को कंसिडर करेगी और फिर जो भी सही जजमेंट होगा वो देती है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? नाउ the second point is interest means interest on capital, salaries and commission etc. are not provided to partner. फिर बता दूं, interest on capital, salary, IOC या वी कैन से कमीशन एक्सेट्रा पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं होता है। मैं ये जो पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रही हूं या अकाउंटिंग एस्पेक्ट से डिस्कस कर रही हूं, नो डाउट अगर मैं लॉ के एस्पेक्ट से बात करूं, पार्टनर को कुछ भी दो, नो डाउट वहां पर यहां पार्टनर को आईओसी, सैलरी, कमीशन कुछ भी देते तो वो प्रॉफिट का पार्ट है अकाउंटिंग एस्पेक्ट से। बट लॉ के एस्पेक्ट में उनका जो भी प्रॉफिट है वो रेशियो में बंटना चाहिए। एक छोटा सा डिफरेंस है, थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट यहां होता है, हम डिस्कस करते जाएंगे। तो एज पर सेकेंड पॉइंट, जब आपका एग्रीमेंट एब्सेंट है, आईओसी, सैलरी, कमीशन कुछ भी पार्टनर को प्रोवाइड नहीं होगा। Clear? Now, the third one, interest on drawing. I repeat, IOD means interest on drawing, not charged from partner. आप सब अच्छे से अवेयर हैं कि ड्रॉइंग का मीनिंग anything withdrawn by partner for their personal use, जो हमने 11th में पढ़ा था। तो जब पार्टनर बिजनेस से कुछ विड्रॉ करता है तो बिजनेस उससे क्या राइट रखता है कि वो उससे इंटरेस्ट चार्ज करे। बट अगर आपने एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो हम उस पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने के लिए लायबल नहीं है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट, इफ एनी लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, आप यहां पर अगर ध्यान देते हैं, इफ एनी लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, तो लोन कौन ले रहा है? फर्म। फर्म, बिजनेस अगर कोई भी लोन पार्टनर से लेता है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट से प्रोवाइड होगा? 6% पर एनम से। मेरी बात को फिर समझना, ए, बी, सी, 3 पार्टनर है, ठीक है। मान लीजिए इसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, आप सबको ये पॉइंट में डिस्कस कर चुकी हूं, दैट इज फर्म। इंडिविजुअली क्या बोला जाता है? पार्टनर। कलेक्टिवली इनका नेम जो भी बनाएंगे बिजनेस का नेम, वो क्या कहलाती है? फर्म। यहां मान लीजिए फर्म को जरूरत पड़ी और फर्म ने 6 लाख रुपीस का कोई लोन लिया, तो हियर इन दैट केस फर्म को ए को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और वो जो इंटरेस्ट है वो किस रेट से प्रोवाइड किया जाएगा? 6% पर एनम। लेकिन अगर ये कहता है कि नहीं भैया 6% नहीं, मुझे ज्यादा चाहिए, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन कब? जब आपने वो पॉइंट अपने डीड या रिटर्न एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया है तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज आपका कोई भी डिस्प्यूट हुआ, या चलिए एक और चीज बता दूं, रिटर्न एग्रीमेंट में आपने नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन ए और फर्म के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है। ए कहता है कि मुझे 10% चाहिए और फर्म बोलता है ठीक है 10% ले लो। एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, आपस में कंसेंट है, आप 10% से भी दे दो। लेकिन कोई भी डिस्प्यूट हुआ, इस डिस्प्यूट के केस में ये सारे पॉइंट्स हमें फॉलो करना होगा और उस पॉइंट के अकॉर्डिंग लोन किस रेट से प्रोवाइड होता है? 6% पर एनम के रेट से। तो आपको ये फर्स्ट पॉइंट, दैट इज ए फॉर एग्रीमेंट का हमने डिटेल डिस्कशन किया, वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गेट माय पॉइंट? डन। तो एक ब्रीफिंग कर लेते हैं, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसके बाद मैं आगे की पॉइंट को डिस्कस करती हूँ। व्हाट इज पार्टनरशिप? इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more person who agree to do a business for earning profit and sharing of profits
एक्टिंग बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर फर्म, जो इस पॉइंट में हम डिस्कस करें। फिर हमने पढ़ा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट दो तरह का, वर्बल एंड एक्सप्रेस। वर्बल एक्सप्रेस लॉ का है, तो यहां अकाउंटिंग एस्पेक्ट से हम बोल सकते हैं ओरल एग्रीमेंट एंड रिटन एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट जहां पर सब कुछ वर्बली डिसाइड होता है, ओरली एग्री होता है। रिटर्न वही थिंग अगर पेपर पर आ गई तो वो रिटर्न एग्रीमेंट बन जाता है। और रिटर्न एग्रीमेंट डीड कब बनता है, जब उसे हमने पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड करवा लिया, तो वही रिटर्न एग्रीमेंट डीड की डेफिनेशन में आ जाता है। रिटर्न एग्रीमेंट या डीड नहीं होने पर, या उसमें कोई पॉइंट मेंशन नहीं होने पर, और पार्टनर्स में आपस में कोई डिस्प्यूट है, तो हमें प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई करना होता है। उसका फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी equal. Second, interest on capital, salary, commission, etc. are not provided to partner. Third, interest on drawing not charged from partners. And the fourth, most important, if any loan taken from the partner, then interest on loan provided at the rate of 6% per annum. This is all about agreement. The first feature of partnership आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे सेकंड फीचर पर हम मूव ऑन करते हैं। सेकंड फीचर इज बिजनेस। ओके, 11th स्टैंडर्ड आप सब पढ़कर पास, अच्छे मार्क्स से पास हुए, इसी होप से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बिजनेस स्टडीज में बिजनेस के बारे में आपने पढ़ा हुआ। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या है? जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए साथ में मिलकर काम करते हैं, वो क्या कहलाता है? बिजनेस। बट यहां पर जो भी पार्टनरशिप के लिए एप्लीकेबल बिजनेस है, मैं सिर्फ एक की बात में इसको एक्सप्लेन कर रही हूं कि इट मस्ट बी लीगल। इनलीगल बिजनेस के लिए आपका पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी कि बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। लीगल का मतलब जो आपके लॉ के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल हो, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए हो, वही बिजनेस पार्टनरशिप में कंसिडर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लीजिए मेरे फ्रेंड के साथ मिलकर स्मगलिंग का बिजनेस कर रही हूँ। मेरा फ्रेंड वहां से, स्मगलिंग मीन्स आप अच्छे से जानते हैं, वेल नोन हो कि मान लीजिए हम विदाउट टैक्स पे करके अदर कंट्रीज से कोई गुड्स इंडिया में लाते हैं और यहाँ सेल करते हैं, या और भी बहुत सारी तरह से हम इलीगल मैनर से गुड्स इंडिया में लाके सेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं और उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो बिजनेस कभी भी आपकी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। वो इलीगल बिजनेस है जिस पर पार्टनरशिप एक्ट का कोई भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? ओके, मान लीजिए मैं किसी पाकिस्तान के पर्सन के साथ बिजनेस कर रहा हूं, तो वो लीगल है या इलीगल है? जस्ट आप थॉट दीजिए और अपना आंसर सोच के रखिए कि आपका आंसर मुझसे मैच करता है या नहीं करता है। 2 मिनट का मैं आपको, 2 सेकंड का आया, 5 सेकंड का आप सोचिए आराम से कि अगर मैं किसी पाकिस्तान की एनआरआई मतलब रेजिडेंट पर्सन के साथ कोई बिजनेस करती हूं, तो क्या वो बिजनेस लीगल है? मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर होगा नहीं, वो बिजनेस लीगल नहीं। बट एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट डियर। सुनिएगा, डेफिनेशन में ये कहा गया है कि हम किसी भी एनिमी कंट्री के पर्सन के साथ कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस कौन सा होता है? इलीगल। पाकिस्तान का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में तो आता है कि हमारे एनिमी कंट्री है, बट एक्चुअली लॉ ने नो डाउट टाइम टाइम पर वो उसको एज एनिमी डिक्लेयर करती है। अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह बीच में हमने उसको एज एनिमी कंट्री डिक्लेयर करा था डेफिनेटली, बट जब हमारे रिलेशन इतने अच्छे खराब नहीं है कि भी वो एनिमी कंट्री डिक्लेयर किया गया हो, तो उसके पहले अगर मैं किसी भी पाकिस्तान के पर्सन के साथ भी कोई बिजनेस करूं तो वो बिजनेस लीगल है, अनलेस अदरवाइज उसको एज एनिमी कंट्री डिक्लेयर नहीं किया गया। सेम विद एनी अदर कंट्री। आई थिंक आपको बिजनेस का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि बिजनेस मस्ट बी लीगल। इलीगल बिजनेस के लिए आपका पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? नाउ जैसा हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more पर्सन। उसके पहले हम थोड़ा सा पर्सन के बारे में बात कर ले कि कौन सा पर्सन पार्टनरशिप बिजनेस के लिए एलिजिबल है। कोई भी पर्सन, जस्ट
सोचो थोड़ा सा कि कौन सा पर्सन, अगर कहा जाएगा कोई भी जो एक ह्यूमन बीइंग है वो पार्टनरशिप बिजनेस कर सकता है, यस, लेकिन यहां पर अगर डेफिनेशन के एस्पेक्ट से थोड़ा सा हम ध्यान दें तो एनी पर्सन हु आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है तो वो पार्टनरशिप बिजनेस में आ सकता है, अदरवाइज वो पर्सन पार्टनरशिप बिजनेस भी नहीं कर सकता है। अब कौन एलिजिबल होते हैं और कौन एलिजिबल नहीं होते हैं, ये इट्स नॉट अ लॉ क्लास, बट हाँ पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझने के लिए थोड़ा सा उसका लॉ एस्पेक्ट समझना बहुत जरूरी है, तभी आप उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली बाद में अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सो हियर अगर हम बात को समझें कि हु इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, से वही पर्सन आपका पार्टनरशिप बिजनेस कर सकता है। तो कौन कॉम्पिटेंट नहीं है, यहां पर माइनर पर्सन, these person are not competent to enter into contract. It means ये पर्सन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। The first one is minor. Minor means जो भी below 18 years है, आप में से मैक्सिमम 18 years या 18 years के अबाव है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो 18 years के कम है, तो वो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, एक पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, माइनर पर्सन कांट स्टार्ट पार्टनरशिप। मैंने कहा वो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता है, लेकिन ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो बाद में फ्यूचर में पार्टनरशिप बिजनेस में एडमिशन जरूर ले सकता है। वो स्टार्ट नहीं कर सकता, यानी कि मैं चाहूं कि भाई मैं दो मेजर पर्सन है, दो अबाउ 18 ईयर्स और एक 18 ईयर्स के बिलो का पर्सन है, और हम तीनों मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करें तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर में से मैं दो मेजर पर्सन, मैं और ए और बी दोनों ने मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया और फ्यूचर में अगर किसी में माइनर को बिजनेस में एडमिशन देना चाहूं तो मैं दे सकती हूं विद द लीगल प्रोसीजर। ओके, फर्स्ट पॉइंट कि माइनर पर्सन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं माना जाता है। सेकेंड, द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो मेंटली अनसाउंड डिक्लेयर कर दिया है कोर्ट या लॉ ने, वो कभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता। और एक और चीज यहां पर, एक और पॉइंट आता है, जो परमानेंटली इनकैपेसिटेड यानी कि हैंडीकैप या किसी परमानेंटली इस कंडीशन में आ जाता है, तो कोर्ट कहता है कि वो आगे बिजनेस या किसी तरह की ऐसी प्रॉफिटेबल एक्टिविटी नहीं कर सकता। अगर कोर्ट ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एंड द थर्ड वन, पर्सन हु इज रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ ड्यू टू मिसकंडक्ट और ब्रीच। अगर लॉ ने किसी पर्सन का, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कोई डॉक्टर है या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी, जैसे कॉमर्स से रिलेटेड, अगर वो कोई ब्रीच या कोई मिसकंडक्ट या ऐसा कोई गलत काम करते हुए कोर्ट की नजर में आ जाता है और कोर्ट कहता है कि इसकी प्रैक्टिस कैंसिल है, तो वो फ्यूचर में अपना प्रोफेशन भी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। सेम बिजनेस में ऐसा कोई इलीगल वर्क किया है और कोर्ट ने उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए या परमानेंटली प्रोहिबिट कर दिया, तो वो भी कभी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री नहीं ले पाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी कॉम्पिटेंट नहीं है। तो द फर्स्ट थिंग, पर्सन जो आपका कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेने के लिए एलिजिबल है, वही आपका पार्टनरशिप बिजनेस कर सकता है। ये पर्सन कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस में एंट्री नहीं ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन की जो फर्स्ट लाइन थी जिसमें लिखा था इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर। अगर आप वहां पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हो तो यहाँ फर्स्ट लाइन में इट इज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर, यानी मिनिमम और मैक्सिमम की कुछ बात हो रही है। अगर डेफिनेशन आप बहुत ध्यान से सुनते हैं तो ये तो क्लियर हो गया कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, यानी मिनिमम कितने चाहिए, 2 चाहिए। व्हाट अबाउट मैक्सिमम पर्सन, वो लिमिट आपके डेफिनेशन में गिवन नहीं है।
तो ये लिमिट कहां से आई, क्या आई? अच्छा, इसके पहले मैक्सिमम और के बारे में डिस्कस करने से पहले एक और चीज, यहां पर्सन से मतलब क्या है? सिर्फ एक इंडिविजुअल ह्यूमन एंटिटी या और भी कुछ? यहां पर्सन का मतलब ह्यूमन एंटिटी भी आती है, आपस में दो कंपनीज को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, दो पार्टनरशिप बिजनेस को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहां पर्सन मीन्स इट्स नॉट ओनली नेचुरल पर्सन, एनी आर्टिफिशियल पर्सन जिसको लॉ ने क्रिएट किया है, वो भी आपस में मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? यहां मिनिमम पर्सन क्या बोला गया? 2। मैक्सिमम पर्सन के बारे में कोई भी लिमिट पार्टनरशिप एक्ट 1932 में गिवन नहीं है। ये जो मैक्सिमम की लिमिट है वो आती है आपकी कंपनीज अकाउंट 2013 सेक्शन 364 के अकॉर्डिंग, और उसमें लिखा गया है कि अगर मोर देन 100% है तो उन्हें रजिस्टर्ड करवाना होगा अपने आप को एज अ कंपनी, अदरवाइज दे आर नोन एज इलीगल एसोसिएशन। यानी कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 364 ने मुझे क्या लिमिट दी कि मैक्सिमम पर्सन कितने होने चाहिए? 100%। 100 के ऊपर अगर हुआ, अबाव 100 हुआ, तो उन्हें क्या करवाना होगा? रजिस्टर्ड करवाना होगा एज अ कंपनी। यानी पार्टनरशिप की लिमिट क्या आ गई? 100%। बट यहां एक और थिंग है, एक और पॉइंट आता है कि 13 में तो बोला, 364 में तो बोला कितना पर्सन चाहिए? 100% चाहिए। लेकिन अगेन मिसलेनियस रूल 2014 जो बाद में आया, मिसलेनियस रूल 2014, और वो भी किसका पार्ट है? कंपनीज एक्ट 2013 में ही एक अमेंडमेंट है, मिसलेनियस रूल एड ऑन हुआ 2014, और उसमें ये कहा गया कि अबाव 50% है तो उन्हें कंपनी की तरह रजिस्टर्ड करवाना है। तो यहां दो पॉइंट है। फर्स्ट आता है कि कंपनीज एक्ट का सेक्शन 364 क्या बोलता है? 100%। लेकिन उसके बाद फिर सेकेंड टाइम जब आपका अमेंडमेंट आया और उस अमेंडमेंट में यह कहा गया कि आपका मैक्सिमम लिमिट मिसलेनियस रूल 2014 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पर्सन कितना हो सकता है? 50। तो अब कंक्लूजन ये निकलता है, मेरा एक्चुअल लॉजिक दोनों बताने का यही था कि कई बार जब हम बुक्स में पढ़ते हैं तो हमें दोनों मिलते हैं, कहीं कोई बुक्स में 100 लिखा होता है, कहीं 50 लिखा होता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैक्सिमम पर्सन क्या है जो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है। सेक्शन 364 ने 100 ही बोला, बट मिसलेनियस रूल 2014 जब आया तो उसने मैक्सिमम लिमिट कितनी डिसाइड कर दी? 50। तो फाइनल कंक्लूजन पार्टनरशिप बिजनेस के लिए जो आता है, मिनिमम 2% एंड मैक्सिमम 50%। दिस इज फाइनल कंक्लूजन रिगार्डिंग पर्सन इन पार्टनरशिप। अगर आपसे बोर्ड में या वाइवा में या क्लास में कहीं पर भी कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि मिनिमम पर्सन कितना है, तो आप इजीली आंसर 2 कर देंगे और मैक्सिमम पर्सन 50। और आपको कोई कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो यह वो लॉजिक कि कंपनीज एक्ट सेक्शन 364 में 100 डिफाइन किया गया है, बट मिसलेनियस रूल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पर्सन कितना होता है? 50। क्लियर? तो ये था पर्सन, मिनिमम एंड मैक्सिमम इन पार्टनरशिप। थोड़ा सा इसी में आगे डिटेल थोड़ा कंपनी के मिनिमम मैक्सिमम के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि किसी तरह कोई डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए।
डियर, मैंने 3 थिंग्स आपके सामने लिखी है, एक पर हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में मिनिमम पर्सन आपका जो रहता है वो 2% और मैक्सिमम पर्सन जो आपका रहता है वो 50%। बट अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी में भी आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक आपकी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड, जिनकी फीचर्स वगैरह भी आपने डिस्कस किए होंगे। अगर हम जनरल बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रही हूं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती है, बट जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर कर सकती है। यहां उनके मिनिमम मैक्सिमम से भी अपन डिसाइड करें कि कब कौन सा पर्सन कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। प्राइवेट लिमिटेड का मिनिमम पर्सन 2 एंड मैक्सिमम है आपका 200, यानी कि अगर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फ्रेम करना चाहता है तो उसके मिनिमम पर्सन आपके 2 ही रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम की लिमिट कितना है 200। मैक्सिमम का लिमिट 200। यहां पब्लिक लिमिटेड में अगर मिनिमम पर्सन की बात करें तो 7 और मैक्सिमम लिमिट की अगर हम बात करें तो नो लिमिट। इट मीन्स दैट यहां तीनों के आपके मैंने क्लासिफिकेशन लिख दिए। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि 7% मिलकर कौन कौन सा बिजनेस या 9% मिलकर कौन कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो उसका आंसर भी आप अच्छे से दे पाएंगे। वो पार्टनरशिप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इस लिमिट के अंदर है, वो प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इस लिमिट के अंदर है, बट क्या वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी फ्रेम करके स्टार्ट कर पाएंगे? नहीं। क्या रीजन? यहां सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पब्लिक लिमिटेड भी वो स्टार्ट कर पाएंगे क्योंकि मिनिमम लिमिट कितनी है 7 और मैंने पर्सन कितने बोले 9, यानी वो तीनों बिजनेस एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। वो उनकी चॉइस है कि वो प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पब्लिक लिमिटेड स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर वो पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बट अगर मैंने कहा कोई 5% मिलकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो पब्लिक लिमिटेड फ्रेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पर मैंने कहा 5%, बट यहां मिनिमम की रिक्वायरमेंट कितना है 7, तो वो 5% 2 ही बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। कौन सा? एक पार्टनरशिप और एक प्राइवेट लिमिटेड, वो पब्लिक लिमिटेड फ्रेम नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड में बात करें तो पब्लिक लिमिटेड अपने शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर कर सकता है, वो अपने शेयर्स इजीली ट्रांसफर कर सकता है, उसमें आपका वी कैन से दैट लिमिटेड लाइबिलिटी का अप्रोच होता है। और प्राइवेट लिमिटेड के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड, पब्लिक लिमिटेड के लिए हम सिर्फ लिमिटेड वर्ड एड ऑन करते हैं। तो आपको ये जो पॉइंट पी हमने जो फीचर की बात करी थी, दैट इज ए फॉर एग्रीमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, बी फॉर बिजनेस हम डिस्कस कर चुके हैं, और हियर अभी जो हमने डिस्कशन किया दैट इज पी फॉर पर्सन। ये पूरा डिस्कशन क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है प्रॉफिट एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। मैं ये दोनों पॉइंट एक साथ में ले रही हूं। अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। डेफिनेशन में जब हमने पढ़ा था कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more person who agree to do a business for earning and sharing profits। अर्निंग एंड शेयरिंग प्रॉफिट। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये डाउट आता है कि प्रॉफिट्स के बारे में तो बात की गई बट लॉसेस के बारे में बात नहीं की गई। यस, बिल्कुल सही। डेफिनेशन में कहीं पर भी लॉस टर्म डिफाइन नहीं की गई है क्योंकि किसी भी बिजनेस का प्राइम ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना होता है, लॉस अर्न करना नहीं होता है। आज तक आपने सुना है क्या कोई बिजनेस स्टार्ट किया कि भाई हम 2 जने मिलते हैं और 10 लाख का लॉस अर्न करेंगे, इनकर्ड करेंगे? नहीं। यानी किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट, प्राइम मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। यहां पर इंप्लाइड मैनर में लॉस भी है कि हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन अगर लॉस हो गया तो क्या हम उसको अवॉइड कर देंगे? नहीं, वो लॉस भी कंसिडर किया जाएगा और उसे भी बांटना होगा
और वहां पर क्या रूल्स है वो भी हम डिस्कस करते हैं। यानी कि यहां प्रॉफिट है तो इंप्लाइड मैनर में साथ में क्या है, लॉस भी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, अर्न प्रॉफिट। ओके, आपने प्रॉफिट अर्न करा, आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, आपने ये भी क्लियरली समझ लिया कि यहां मिनिमम कितना % चाहिए, 2। यानी ऐसा तो है नहीं कि एक प्रॉफिट कमाया और सीधा एक बंदे ने अपनी जेब में डाल दिया, नहीं, यहां ये जो प्रॉफिट अर्न किया है वो प्रॉफिट को हमें शेयर भी करना होगा, या मैं ये कह दूं कि उस प्रॉफिट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा। डियर, डिस्ट्रीब्यूट करना का मतलब है कि जो कमाया है उसे जितने भी पार्टनर हैं उनमें हमें बांटना पड़ेगा। अब डिस्ट्रीब्यूट यहां किसी भी तरह से हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि प्रॉफिट जो हमने अर्न किया उसे हम एक रेशियो में बांटें। प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां जो भी प्रॉफिट हमने अर्न किया है वो प्रॉफिट पार्टनर्स में बाय द वे ऑफ सैलरीज, आप पार्टनर्स को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप पार्टनर को उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं। पार्टनर को उस प्रॉफिट में से आप कमीशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप प्रॉफिट को उनके डिविजेबल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमने रेशियो की बात करी थी कि आप या तो उसको पहले से एग्री कर लो, आपका एग्रीमेंट में नोट कर लो, या फिर आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इक्वल रेशियो में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर? यानी जो प्रॉफिट अर्न किया है उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां मैं बता दूं, लॉ में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स सिर्फ रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया है, वहां सैलरी, आईयूसी, कमीशन देना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में नहीं आता है। बट माय डियर स्टूडेंट, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अकाउंटिंग में किसी भी तरह से सैलरी, आईओसी, कमीशन या किसी रेशियो में अगर आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो कंसिडर किया जाता है। यानी प्रॉफिट अर्न करने के साथ उसे आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे मान लीजिए ए, बी, सी 3 पर्सन है। ए को मैंने सैलरी दिया, बी को मैंने आईओसी दे दिया और सी को मैंने रिमेनिंग प्रॉफिट दे दिया, और तीनों पार्टनर में कोई डिस्प्यूट नहीं है, दे आर सेटिस्फाइड और म्यूचुअली एग्रीड है। तो ये पार्टनरशिप बिजनेस है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? अकाउंटिंग में कहा गया है कि आप पार्टनर्स में प्रॉफिट किसी भी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप सैलरी दे सकते हैं, आईओसी दे सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं, यहां तक कि आप डिविजेबल रेशियो में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या किसी एक को सैलरी, किसी को आईओसी और किसी को, चलिए मान लीजिए यहां मैं उसे कमीशन देती हूं और जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट है वो तीनों म्यूट करती हूं, तो भी ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन में कंसिडर होगा, अकाउंटिंग एस्पेक्ट से बिल्कुल माना जाएगा। यानी आप पार्टनर्स को सैलरी, आईओसी, कमीशन या डिविजेबल रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। गेट माय पॉइंट? डन? आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेशनशिप। हम इसके जस्ट बाद में कंसिडर करते हैं कि पार्टनर्स में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। फर्स्ट फीचर ऑफ पार्टनरशिप इज आर फॉर रिलेशनशिप। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर एक वर्ड हम और कह सकते हैं, पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशन होता है? प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। आपने एक लास्ट लाइन अगर डेफिनेशन की आपको याद हो, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more पर्सन हु एग्री टू डू अ बिजनेस फॉर अर्निंग एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स एक्टिंग बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर फर्म। जो लास्ट लाइन है एक्टिंग बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर फर्म, वो आपका
रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है, म्यूचुअल एजेंसी हम बोल सकते हैं, या उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा होता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं। यहां पर कभी हो सकता है कि ए एज ए प्रिंसिपल रोल प्ले करे। प्रिंसिपल मीन्स जो गाइड करता है, जो हमें ऑर्डर देता है, जो हमें वर्क कैसे करना है वो बताता है। मान लीजिए ए ने कुछ रूल्स, कुछ गाइडेंस हमको प्रोवाइड की और बी और सी उसको फॉलो करते हैं, और तो वो क्या बन जाते हैं, एजेंट। यानी कि यहां पर प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। कभी कभी ये भी पॉसिबल है कि आपका ए कौन बन जाए, एजेंट, बी आपका क्या बन जाए, प्रिंसिपल, सी क्या बन जाए, एजेंट। यानी कि इंटरचेंज रिलेशन है। इंटरचेंज मीन्स कभी कोई प्रिंसिपल बन जाता है और कभी कोई क्या बन जाता है, एजेंट बन जाता है। तो ये प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप है। और यहां एक थिंग और, वन कैन एक्ट फॉर फर्म या कलेक्टिवली ऑल कैन एक्ट फॉर फर्म। यहां पर एबीसी 3 पार्टनर है। देयर आर टाइप्स ऑफ पार्टनर। मैं इसके जस्ट बाद में आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर पर ही डिस्कस करने वाली हूं। तो अभी फिलहाल हम ये समझते हैं कि बहुत सारे तरह के पार्टनर होते हैं। कोई बिजनेस में पूरा इन हाउस बिजनेस संभालता है, कोई आउटर फील्ड का काम संभालता है, कोई स्लीपिंग पर्सन है, यानी कि वो सिर्फ कैपिटल देता है, उसके बाद में उसका कोई रोल नहीं है, तो वो पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर कहलाता है। क्लियर? तो सब तरह के पार्टनर है, लेकिन यहां पर एक अकेला पर्सन भी डिसीजन ले सकता है और कलेक्टिवली सब मिलकर भी डिसीजन ले सकते हैं। दैट इज अ बेसिक फीचर, एक्टिंग बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर अ फर्म। मीन्स कलेक्टिवली भी आप डिसीजन ले सकते हैं और यहां तक कि इंडिविजुअल भी डिसीजन ले सकते हैं। दैट इज अ रिलेशनशिप। चलो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से हम और क्लियर कर लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ए किसी काम से बाहर गया हुआ, 3 पर्सन है, ए बी एंड सी, उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3:2। 7:3:2 उनके बीच का प्रॉफिट है, या थोड़ा सा और चेंज करते हैं, यहां पर 10:3:2 का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा शेयर किसको मिल रहा है, ए को, और हमारे अदर पर्सन जो है बी और सी का रेशियो 3:2। अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। ए किसी रीजन से आउट ऑफ उदयपुर है या आउट ऑफ अपना जहां बिजनेस प्लेस है उससे बाहर गया हुआ है, और बाकी उदयपुर में अपने बिजनेस प्लेस में है, और बिजनेस से रिलेटेड अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं, क्लियर, उस डिसीजन की वजह से मान लीजिए फर्म को ओवरऑल कोई लॉस हो जाता है, तो क्या ए उस लॉस के लिए लायबल है या नहीं है? आप अपना थॉट प्रोसेस कीजिए, सोचिए अपने मन में आंसर, और फिर हम उसको आगे समझते हैं कि क्या वो लायबल है या नहीं है। डेफिनेशन को दिमाग में रखिएगा एंड देन अपना आंसर सोचिएगा। आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट ने अपना आंसर सोच लिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि नहीं ये लायबल नहीं है क्योंकि वो तो था ही नहीं वहां बिजनेस प्लेस पर। हाँ, वो अपनी थॉट के अकॉर्डिंग सही है कि ए उस वक्त बिजनेस प्लेस पर नहीं था, लेकिन अगर आप डेफिनेशन को अपने दिमाग में लेकर चलते हैं, माय डियर स्टूडेंट, ये बोला गया कि डेफिनेशन में कि एक्टिंग बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर फर्म, यानी कि ए बाहर गया और बी और सी ने अरे डिसीजन किसके लिए लिया, फर्म के लिए लिया, और उसकी वजह से वो उनका पॉजिटिव, उनका फेवर तो यही था कि बिजनेस को प्रॉफिट हो, वो चाह तो यही रहे थे, बट किसी रीजन से अगर बिजनेस को क्या हो गया, लॉस हो गया, इन दैट केस भी ए उस लॉस के लिए लायबल है, चाहे वो उदयपुर में था या नहीं था, क्योंकि डेफिनेशन में क्लियर बोला गया है एक्टिंग बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर अ फर्म। सब मिलकर भी बिजनेस के लिए वर्क कर सकते हैं या एक इंडिविजुअल पर्सन भी बिजनेस के लिए वर्क कर सकता है। क्लियर? डन। अच्छा, एक और थिंग यहां थोड़ा सा और ध्यान से समझिएगा। मैं इसी सिचुएशन में एक और पॉइंट पुट ऑन कर रही हूं। यहां पर ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत अच्छा है, बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम है। तो मान लीजिए उनके बीच में डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बी और सी को ये लगता है कि यार ए बहुत प्रॉफिट लेकर जाता है और हमको कम देता है, ये कहीं ना कहीं उनके अंदर है। ठीक है, ए कोई प्रॉब्लम सी या कोई बीमारी से थोड़ा सा वो
अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आउट ऑफ इंडिया गया और बी और सी ने सोचा कि यार ये बहुत प्रॉफिट लेता है, इस बार एक काम करते हैं, हम मिलकर 50 लाख रुपए बिजनेस में से निकाल लेते हैं और बोल देंगे ये जब आएगा कि बिजनेस में 50 लाख का तो नुकसान हो गया, चोरी हो गई, या मैंने कोई ऑर्डर लिया वो खराब हो गया, समथिंग लाइक दैट। जब ये वापस आता आफ्टर ट्रीटमेंट, मान लीजिए उसका कोई हार्ट का प्रॉब्लम था, हार्ट का ट्रीटमेंट करवा के आया और आके जैसे ही बिजनेस पे बोला और भाई सब ठीक ठाक, तो बी और सी बोला हाँ बाकी सब तो ठीक है, 50 लाख का नुकसान हो गया, तो बेचारे ए को वापस से हार्ट अटैक आ सकता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर क्या ए उस लॉस के लिए लायबल है? 50 लाख का लॉस नो डाउट बी और सी ने कैसे किया, क्या किया, वो आपको मैंने सिचुएशन बताई, लेकिन ए के सामने ऐसी सिचुएशन क्लियर नहीं है, तो क्या इस सिचुएशन में ए उस लॉस के लिए लायबल है? एज पर डेफिनेशन देखा जाए तो यस, ए उसके लिए लायबल है, बट यहां ए अगर किसी भी तरह से ये प्रूव कर दे कि बी और सी ने उसके साथ क्या किया, फ्रॉड या मिसकंडक्ट किया है, और वो जो भी डिसीजन उन्होंने लिया वो बिजनेस के फेवर के लिए नहीं था, इन दैट केस एक लायबल नहीं है स्पेशल केस में। लेकिन उस केस में ए को क्या करना होगा, ये प्रूव करना होगा। ए भी स्मार्ट, पीछे से एक डिटेक्टिव छोड़ गया कि मुझे बी और सी पे भरोसा नहीं है भैया, इन पे नजर रखना, और जैसे ही बी सी ने बोला कि 50 लाख का नुकसान हो गया, ए ने कहा बेटा रुक जाओ बताता हूं, और वो बाई चांस कोई वीडियो, मोबाइल की क्लिप या कोई फोटो ऐसा कोई सामने रख देता है, तो उस हालत किसकी खराब होने वाली, बी और सी की। तो आई थिंक क्लियर हो गया कि अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हम चलते हैं तो कोई भी प्रॉफिट जो अर्न किया है वो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कोई भी डिसीजन किसी इंडिविजुअल पर्सन ने भी लिया है तो वो सभी पार्टनर्स के लिए वैलिड होगा, मानना पड़ेगा, चाहे उसकी वजह से प्रॉफिट हुआ या लॉस। लेकिन कोई मिसकंडक्ट या कोई फ्रॉड किया और अगर सामने वाला पर्सन वो प्रूव कर लेता है, इन दैट केस ए उस लॉस के लिए लायबल नहीं है। उस केस में लायबल कौन है, बी एंड सी उस लॉस के लिए लायबल है। आपको ओवरऑल पार्टनरशिप की डेफिनेशन मैं ये मानती हूं कि अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर? चलिए, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने ओवरऑल पार्टनरशिप के बिजनेस के बारे में पढ़ा, पार्टनरशिप का बेसिक डेफिनेशन, पार्टनरशिप के लिए कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल है। डेफिनेशन कहां गिवन है, सेक्शन 4 में गिवन है। क्या डेफिनेशन गिवन है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू डू अ बिजनेस फॉर अर्निंग एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स, एक्टिंग बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर फर्म। यहां पर एग्रीमेंट जो हमने फीचर्स, अच्छा फीचर्स को लर्न करने के लिए आप समझिए ए बी पी पी आर एस, ये मैंने अल्फाबेटिकली अरेंज किए हुए हैं, ए बी पी पी आर एस। अगर आपने ये अल्फाबेट लर्न कर लिए तो इसके आगे के वर्ड आप खुद डिजाइन कर लेंगे। हम मोनो टेक्निक से भी इनको लर्न कर सकते हैं, कोई पिक्चर भी आप अपने दिमाग में क्रिएट करके लर्न कर सकते हैं, बहुत इजी है। यहां पर ए फॉर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कितने तरह का, 2 टाइप्स, विच वन, ओरल एंड रिटन। ओरल में कुछ भी पेपर पर नहीं होता, लेकिन रिटन में क्या होता है, एवरीथिंग इज इन ऑन पेपर। क्यों बनाते हैं, फॉर अवॉइडिंग फ्यूचर डिस्प्यूट, इट मस्ट बी सिग्नेचराइज्ड बाय ऑल द पार्टनर। इफ एग्रीमेंट रजिस्टर्ड इट इज नोन एज अ डीड। अगर एग्रीमेंट के डीड नहीं है तो किसके प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके अकॉर्डिंग द फर्स्ट वन, पीएसआर मस्ट बी इक्वल, आईओसी, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा नॉट प्रोवाइडेड, आईओडी नॉट charged, and if any loan taken then the rate of interest on loan is provided at the rate of 6% per annum. I think A for agreement अच्छे से clear, done. दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा B for business, business क्या होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया P फॉर पर्सन, पर्सन पार्टनरशिप है, मिनिमम कितना 2, मैक्सिमम 50, यहां 100 भी मैंने बताया, 50 भी बताया, बट यहां कंसिडर क्या करना है 50, और ये लिमिट कहां से आई है, कंपनीज एक्ट 2013 से, पार्टनरशिप एक्ट में गिवन नहीं है। नेक्स्ट P फॉर प्रॉफिट, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, और प्रॉफिट अर्न के करने के साथ साथ उसको क्या करने का है, शेयर भी करना है। और प्रॉफिट कैसे शेयर कर सकते हैं, इट मे बी इन द वे ऑफ आईओसी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और इन डिविजिबल रेशियो। एंड द लास्ट रिलेशनशिप, पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप कौन सा होता है, पार्टनर्स के बीच में रिलेशन होता है
म्यूचुअल एजेंट का रिलेशनशिप या प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप। यहां एक एक्ट कोई भी पार्टनर परफॉर्म करता है तो उसके लिए लायबल कौन होता है? सारे पार्टनर होते हैं। क्लियर? ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां जो मैंने डिस्कस करना है, दैट इज लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। लायबिलिटी के एस्पेक्ट से अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जॉइंट पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहते हैं। पार्टनर्स जॉइंटली एंड सेवरली क्या रहते हैं? लायबल रहते हैं। किसके लिए? अब मान लीजिए किसी भी तरह का फर्म में कोई लोन लिया गया है, तो वो जो लोन आपने लिया उसको सबसे पहले कौन पे करेगा? फर्म पे करेगा। और उसके बाद भी अगर वो लोन पे नहीं कर पाए तो पार्टनर्स इंडिविजुअली उस लोन के लिए क्या रहते हैं? लायबल रहते हैं। और वो लोन उन्हें अपनी पर्सनल एसेट से भी पे करना पड़ता है। मेरी बात को फिर से सुनना कि यहां वो मैं डिस्कस कर रही हूं एज पर लॉ। अकाउंटिंग एस्पेक्ट से अगर मैं कहूं, ये चलिए एक बार पहले हम इसी पर कंसंट्रेट करते हैं। एज पर लॉ लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल मीन्स कि कोई लायबिलिटी सबसे पहले कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी। उसके बाद भी अगर कोई लायबिलिटी पे नहीं हुई तो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पे करेंगे। क्लियर? अब मान लीजिए यहां पर 3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी, 3:2:1 में। सबसे पहले कोई लायबिलिटी फर्म ने पे कर दी। मान लीजिए 10 लाख की लायबिलिटी थी, लेकिन फर्म के पास सिर्फ 6 लाख रुपीज ही थे। ओवरऑल कितना? 10 में से 6 लाख तो वो पे कर चुका है, रिमेनिंग कितने बच गए? 4 लाख। और ये कौन पे करेगा? ए, बी एंड सी पे करेंगे। किसमें? अपने पीएसआर में। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जॉइंटली फर्म के थ्रू, यहां पर फर्म ने पे किया, जॉइंटली लायबल हो गए। सेवरली नहीं, इंडिविजुअली वो अपनी पर्सनल एसेट्स में, क्या बोल रही हूं मैं? पर्सनल एसेट्स में से भी पे करेंगे। यहां मान लो एबीसी को मिलके 4 लाख पे करना था, बट मान लो सी की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी और सी इंसॉल्वेंट हो गया। सी क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। यानी कि सी के पास कुछ भी नहीं है। व्हाट डू मीन बाय इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंसी जो आपने 11th में पढ़ा होगा कि व्हेन लायबिलिटीज इज मोर देन असेट, तो वो क्या कहा जाता है? इंसॉल्वेंट कहा जाता है। सी क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। अभी भी लायबिलिटी कितने की पे करनी बाकी है? 4 लाख। तो यहां ये मतलब नहीं है कि भाई सी इंसॉल्वेंट हो गया तो लायबिलिटी नहीं पे होगी। सी पे नहीं करेगा। अब लायबिलिटी कौन मिलकर पे करेंगे? ए एंड बी पे करेंगे। आई नो आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लो बी इंसॉल्वेंट होने दो, उस केस में वो लायबिलिटी कौन पे करेगा? ए इंडिविजुअली पे करेगा। यहां एक और क्वेश्चन दिमाग में आके ए भी इंसॉल्वेंट हो गया। इन दैट केस जो लायबिलिटी रिमेनिंग रह गई वो पेएबल नहीं होगी, क्योंकि हमने सबसे पहले फॉर्म को यूज कर लिया, हमने सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनकी पर्सनल एसेट भी यूज कर ली। कोई एक पर्सन अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो रिमेनिंग में भी पे कर दिया। उसके बाद भी अगर वो पे नहीं होती है तो फिर वो बैंकरप्ट के केस में, यानी कि अब वो लायबिलिटी पेएबल नहीं है। कोर्ट उस केस में उनकी हेल्प नहीं कर पाता है। आई थिंक ये आपको लायबिलिटी का पॉइंट भी समझ में आ गया कि जॉइंटली भी लायबल है और एज वेल एज वो इंडिविजुअली भी लायबल है। क्लियर? यहां मैंने, आप एक बात को फिर से सुनिएगा, यहां मैंने लॉ को कंसिडर करते हुए कहा कि हम उनकी पर्सनल एसेट को भी यूज कर सकते हैं लायबिलिटी पे करने के लिए। बट जब हम अकाउंटिंग करते हैं, क्या करते हैं? हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग के लिए आपने पढ़ा है सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। और सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट का मीन है कि अकाउंटिंग में ऑनर बिजनेस से बिल्कुल अलग है। तब आप ये बोल सकते हैं कि ये तो कॉन्ट्रोडिक्टरी पॉइंट हो गया।
अकाउंट्स तो ये कह रहा है कि हमें सेपरेट लीगल एंटिटी फॉलो करना है, लॉ तो ये कह रहा है कि हम पर्सनल एसेट भी यूज करेंगे। बिल्कुल, जहां लायबिलिटी पे करने की बात होती है वहां पर लॉ क्या बोलता है कि आपकी पर्सनल एसेट भी लायबल है, जब तक लायबिलिटी पे नहीं हुई आपकी पर्सनल एसेट भी यूज की जाएंगी, उसके बाद नहीं। क्लियर। लेकिन जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। और सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है ऑनर इज डिफरेंट फ्रॉम देयर बिजनेस। और हम अभी किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? बिजनेस की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, हम ऑनर की बुक्स में एंट्री नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक जहां पर हमने पूरा डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, उसका नेचर, उसके फीचर, यहां पर मैं ये भी कह सकती हूं कि ये जो दो क्लासिफिकेशन है वो नेचर में आते हैं। नेचर जो है वो जॉइंटली एंड सेवरली दोनों केस में वो पर्सन लाइबल होते हैं, और अकाउंटिंग एस्पेक्ट से हम सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और हम किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? हम बिजनेस की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, हम ऑनर की बुक्स में एंट्री नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ड्रॉइंग को भी हमने यहां पर कंसिडर किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी कंसिडर किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी कंसिडर किया। तो दिस इज द बेसिक डिस्कशन रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आगे हम नेक्स्ट, मैंने कहा था कि हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहां तक मैं आपको पूरा 20-30 सेकंड का आपको ब्रेक देती हूं, आप सोच लो, कोई डाउट है अच्छे से आप नोट कर लो, हमको क्वेरी सेंड कर सकते हैं ताकि हम उसको सॉल्व करेंगे। और इस पॉइंट के बाद हम थोड़ा सा आगे थ्योरी भी थोड़ी सी और बाकी है पार्टनरशिप की। हाँ, अभी तक जो हमने थ्योरी डिस्कस की, इट्स नॉट प्योर थ्योरी, इट इज अकाउंटिंग थ्योरी, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी, कोर थ्योरी, जो आपको आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में हेल्प करता है। यहां तक मैं मानती हूं कि आप सबको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अभी 20 सेकंड के ब्रेक के बाद में आप आराम से थॉट दे दो अपने आप को, फिर हम स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं, उनके राइट, ड्यूटीज एंड एक्सेट्रा। ओके, बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन अच्छा, इंडिविजुअल पर्सन जो बिजनेस करता है वो कौन कहलाता है? पार्टनर। कंबाइनली हम उसको क्या बोलते हैं? फर्म। तो यहां पर हमें डिटेल में पार्टनर्स के बारे में भी समझना होगा कि यहां कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं। आप सब ने बिजनेस स्टडीज में प्योर थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है, मैं बहुत डिटेल नहीं, एक ब्रीफ आपको आइडिया दे रही हूं कि किस तरह के पार्टनर यहां होते हैं, क्या राइट होते हैं, एवरीथिंग। तो हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ पार्टनर। नाउ बेसिक क्लासिफिकेशन अगर हम डिस्कस करें, द फर्स्ट वन एक्टिव पार्टनर। डियर, इसका आइडिया आपको थोड़ा सा जरूरी है ताकि जब क्वेश्चन करते वक्त आपको पता होना चाहिए कि किसके क्या बेनिफिट है, क्या है क्या नहीं। एक्टिव पार्टनर, हु इज एक्टिव पार्टनर? एक्टिवली जो बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, जो बिजनेस का हर डिसीजन लेने के लिए आपका अवेलेबल रहता है, बिजनेस में कैपिटल लगाता है, बिजनेस को टाइम देता है, उसकी डिसीजन मेकिंग, उसकी हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, तो वो पार्टनर कौन सा कहलाता है? एक्टिव पार्टनर कहलाता है। कौन सा पार्टनर कहलाता है? एक्टिव पार्टनर। क्लियर? स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग, दिमाग में ऐसा तो नहीं आ रहा है कि बिजनेस पर आया और सो गया, वो स्लीपिंग पार्टनर? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। लिटिल बिट थोड़ा सा लॉ की डेफिनेशन है। स्लीपिंग पार्टनर मीन्स वो पर्सन या वो पार्टनर जो बिजनेस में सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, किसी तरह का कोई डिसीजन में अपना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, बिजनेस में कोई टाइम स्पेंड नहीं करता है, तो वो पर्सन कौन सा कंसिडर किया जाता है? स्लीपिंग पार्टनर। यानी इस बंदे ने बिजनेस को सिर्फ क्या दी? कैपिटल। तो हो सकता है जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसको हम सिर्फ क्या प्रोवाइड करें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं फिर रिपीट कर दूं, इट इज डिपेंड ऑन दी एग्रीमेंट। सब पार्टनर मिलकर ये डिसाइड करते कि नहीं, उस बंदे ने बहुत पैसा दिया तो हम उसे प्रॉफिट में शेयर देंगे, तो वो आपकी चॉइस। बट जनरली जैसे स्लीपिंग पार्टनर ने बिजनेस को क्या प्रोवाइड किया है? कैपिटल प्रोवाइड किया है, तो उसको क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर? फिर एक आया नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर, अच्छा आप पढ़ते हो टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था नॉमिनल।
जिसे अपन हिंदी में बोले तो सिर्फ नेम के लिए, नाम मात्र के लिए रहता है, जो एक्सपेंस से रिलेटेड। बट यहां ऐसा नहीं है। नॉमिनल पार्टनर का मतलब है कि देखो, जैसे उदयपुर का एक बहुत फेमस शॉप की अगर मैं नाम लेती हूँ तो कीमत राम पेसुमल, नाम सुना होगा, सूरज पोल पर बहुत फेमस शॉप है, कुछ नहीं मिले उधर मिल जाता है। वो बिजनेस अब मान लीजिए हमने उससे खरीदा, या ये कह दे कि मैंने, वो वाइंड अप कर रहा है, जा रहा है, अब उसने कहा कि मेरे को आगे बिजनेस नहीं करना है, तो मैंने उसको सिर्फ ये कहा कि भाई हम आपका सिर्फ नेम यूज करना चाह रहे हैं, हम आपसे कोई पैसा नहीं चाह रहे हैं, आपकी कोई जगह नहीं चाह रहे, लेकिन हम आपसे सिर्फ क्या यूज करना चाह रहे हैं, हम आपका सिर्फ नेम यूज करना चाह रहे हैं। इन दैट केस, यानी मैं अगर किसी पर्सन का सिर्फ क्या यूज करूं, नेम यूज करूं, तो वो पर्सन क्या कहलाता है, नॉमिनल पार्टनर कहलाता है। यहां अब प्रॉफिट शेयर ये भी हो सकता है कि भैया वो अपना नाम क्यों देगा आपको, वो आपको बिजनेस में नेम देगा इसलिए ताकि आप क्या कर सको, अगर वो नेम देगा तो डेफिनेटली आपसे कुछ तो मांगेगा, तो आपने कहा ठीक है आप नेम दे रहे हो, हम आपको बिजनेस में 20% का शेयर दे देंगे, बिजनेस में 20% का शेयर प्रोवाइड कर देंगे। तो वो कौन कहलाता है, नॉमिनल पार्टनर। जिस पर्सन का मैंने सिर्फ क्या यूज किया है, नेम यूज किया है, तो उसे कहा जाता है नॉमिनल पार्टनर। क्लियर? नाउ एक और पार्टनर जो हम थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज अ माइनर पार्टनर, माइनर पर्सन। माइनर पार्टनर की अगर हम बात करें तो वो पार्टनर जो मैं आपको कह चुकी हूं कि मैं उसके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती हूं, लेकिन फ्यूचर में मैं उसको बिजनेस में एंट्री जरूर दे सकती हूं, मतलब एडमिशन मिल सकता है, बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो उस माइनर पार्टनर के साथ भी कुछ लीगल पॉइंट्स होते हैं। माइनर पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ किसमें शेयर दिया जाता है, प्रॉफिट्स में ही उसे शेयर दिया जाता है। यानी कि अगर कंपनी को फर्म को कोई लॉस इनकर्ड हो गया तो उस लॉस में माइनर पार्टनर का कोई भी शेयर नहीं होता है। यहां एक और थिंग, वो लाइबल है अगर लॉस के लिए, माइनर लाइबल फॉर लॉसेस टिल कैपिटल ओनली। उसको डेफिनेटली शेयर किसमें दिया जाएगा, प्रॉफिट में दिया जाएगा। लेकिन अगर फर्म को बहुत लॉस इनकर्ड होता है तो हम उसकी कैपिटल तक ही लॉस में उसका शेयर ले सकते हैं। मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि पार्टनर्स आर लाइबल जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल, जॉइंटली भी और सेवरली भी, यानी कि किसके लिए, लॉसेस के लिए। बट माइनर के केस में वो सिर्फ कहां तक लाइबल रहता है, माइनर के केस में वो पर्सन टिल कैपिटल ही लॉस बॉर्न करता है, उसके आगे वो लॉस बॉर्न नहीं करता है। क्लियर? तो वो पर्सन कौन कहलाता है, माइनर। माइनर से फिर रिपीट करती हूं, हम उसे बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, बिजनेस में एंट्री दे सकते हैं, सिर्फ वो प्रॉफिट में ही शेयर लेता है। और हाँ, अगर लॉस की बात आई तो टिल कैपिटली वो लॉस के लिए लाइबल है, उसकी पर्सनल असेट्स से हम किसी तरह का लॉस रिकवर नहीं कर सकते हैं। ही इज नोन एज माइनर पार्टनर। नाउ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एंड पार्टनर्स बाय स्टॉपल, आपने भी पढ़ा होगा, देखिएगा समझिएगा। जैसे मान लीजिए मुझे लोन, फर्म को कोई लोन चाहिए और फर्म को बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए और वो इंडिविजुअली कलेक्ट नहीं कर पा रहा है। मैं मेरे किसी फ्रेंड के पास गई जो बिजनेस का पार्टनर नहीं है, और उससे मैं मिली और कहा कि यार वो एक्स पर्सन है, बहुत बड़ा सेठ है, उसके पास पैसा बहुत है, मुझे उससे 10 लाख रुपए दिलवा दो। वो एक्स पर्सन कहता है कि यार क्यों, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, यार वो कहता है कि यार प्लीज थोड़ा सा हेल्प करो, मेरे को लोन चाहिए, मुझे दिलवा दो। वो कहता है ठीक है चलो, और हम उस बड़े सेठ के पास गए और उसको मैंने ये कहा कि ये पर्सन मेरा पार्टनर है, आप तो 10 लाख का लोन दे दो आप। और वो जो है, जो एक्स पर्सन है, वो भी कोई डिनाई नहीं करता है, वो भी किसी तरह का मना नहीं करता है, और जो बड़ा जो पर्सन है, जो सेठ है, वो एक्स पर्सन की वजह से मुझे 10 लाख का लोन दे देता है। मैं फिर रिपीट करती हूँ, एक्स इज नॉट माई पार्टनर, क्लियर, लेकिन मैंने उसको एज ए पार्टनर शो किया
और उस पर बिलीव करते हुए मैंने किसी थर्ड पार्टी से कोई पैसा लिया और मैंने अपने बिजनेस में यूज किया, तो उस केस में वो पर्सन क्या कहलाता है? पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। यानी कि वो पार्टनर नहीं है, लेकिन एक चीज आपने नोट करी, उसने भी डिनाई नहीं किया, उसने भी मना नहीं किया। तो और सामने वाले ने उस पर बिलीव करते हुए मुझे लोन दे दिया, मुझे अमाउंट दे दिया, तो वो पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। एक चीज और बता दूं, यहां एक्स पर्सन किसी तरह के प्रॉफिट के लिए लायबल नहीं है। इस पर्टिकुलर एक्ट में उसे कंसिडर किया गया, बट उसे कोई प्रॉफिट शेयरिंग मिलने वाला नहीं है। एक्टिव को प्रॉफिट शेयर मिलेगा, स्लिपिंग पार्टनर को आईओसी प्लस जो आपने एग्रीमेंट किया वो मिल सकता है, नॉमिनल पार्टनर को एक फिक्स परसेंटेज फॉर यूजिंग ऑफ नेम या एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, माइनर को आप प्रॉफिट में शेयर दे सकते हैं, बट पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट को कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज ही इज नॉट एक्टिवली आवर पार्टनर। क्या मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई? क्लियर? नाउ पार्टनर्स बाय एस्टॉपल। पार्टनर्स बाय एस्टॉपल का मतलब है कि चलो मान लो कोई एक्स पर्सन अपने आप को मार्केट में रिप्रेजेंट करता है कि मैं तो उस एक्स कंपनी का या एक्स फर्म का पार्टनर हूं। एक्स पर्सन ये कहता है कि मैं राम एंड फर्म का पार्टनर हूं, और उस पर बिलीव कर कोई थर्ड पार्टी से कोई पैसा ले लेता है या कोई एक्ट या हमारे बिहाफ पर कोई वो एक्ट परफॉर्म कर लेता है, तो वो पार्टनर्स बाय एस्टॉपल कहलाता है। फिर यहां पर भी वो कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए लायबल नहीं होता है। तो दिस इज बेसिक टाइप्स ऑफ पार्टनर। फिर रिपीट करती हूं, एक्टिव पार्टनर, स्लिपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, माइनर पार्टनर, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट एंड पार्टनर्स बाय एस्टॉपल। प्रॉफिट शेयरिंग के एस्पेक्ट से देखें तो एक्टिव को पूरा मिलेगा। एक्टिव पार्टनर अपने बुक्स गाइडलाइंस की अगर बात करें तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी देख सकता है, चेक कर सकता है, रेगुलरली उसको वॉच कर सकता है। स्लिपिंग पार्टनर भी उसको आईओसी मिलता है, वो अपनी बुक्स वगैरह देख सकता है। नॉमिनल पार्टनर को भी हम शेयर ऑफ प्रॉफिट देते हैं, माइनर को हम शेयर ऑफ प्रॉफिट देते हैं, लेकिन उसे कोई बुक्स वगैरह देखने का राइट नहीं होता है। और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर्स बाय एस्टॉपल को हम कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं देते हैं। पर यहां ध्यान देना, अगर उनके बिहाफ पर कोई एक्ट परफॉर्म किया गया है और उसकी वजह से, जैसे मैंने 10 लाख का लोन एक्स की वजह से मिला और मैं वो लोन टाइम पे नहीं कर पाती, देन ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल विद अस। क्लियर? उसी तरह से किसी पर्सन ने हमारे बिहाफ पर कोई एक्ट किया तो उसके लिए वो पर्सन लाइबल होगा, अदरवाइज उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट वगैरह कुछ भी फर्म को प्रोवाइड नहीं करना होगा। आई थिंक टाइप्स ऑफ पार्टनर की पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर है? ओके, नाउ टाइप्स ऑफ पार्टनर के बाद में अगर हम ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, इसे प्योर थ्योरी, हार्डकोर थ्योरी, बहुत ज्यादा डिटेल या डेप्थ में अभी नहीं जा रहे हैं, बट एक थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लेते हैं। ड्यूटीज, पार्टनर की ड्यूटी क्या है? बिजनेस के फेवर में डिसीजन ले, बिजनेस के लिए वो वर्क ऑन करे, किसी भी तरह का अनरियलिस्टिक कोई फ्रॉड, कोई मिसकंडक्ट उसने बिजनेस के लिए नहीं करना है। क्लियर? तो ये बेसिक ड्यूटीज है। अच्छा, एक छोटा सा डिस्कशन और उसके बाद में बेसिक थियोरिटिकल एस्पेक्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा, एंड दैट इज पार्टनरशिप डीड। मैं समझा चुकी हूं, पार्टनरशिप डीड बोले या रिटर्न एग्रीमेंट बोले, दोनों का मीनिंग सेम है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट जो डिफरेंस का आता है कि डीड रजिस्टर्ड होता है और रिटर्न एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं होता है। बट न्यूमेरिक क्वेश्चन करते वक्त आपको बुक में रिटर्न एग्रीमेंट मिले या डीड मिले, एक ही बात है। एवरीथिंग जो रिटर्न फॉर्म में होता है वो रिटर्न एग्रीमेंट के लिए कंसिडर है। इसमें हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं? यस, इन पार्टनरशिप डीड, ये मैंने कुछ पॉइंट्स यहां लिखे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पार्टनरशिप डीड में डिफाइन किए जा सकते हैं। थ्योरी में आपसे पूछा सकता है कि डिफाइन डीड एंड देयर पॉइंट्स, तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे रहे हैं। बाकी बहुत सारे जो भी पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। फर्स्ट, नेम ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ पार्टनर, एड्रेस ऑफ पार्टनर, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, यहां पर उनको सैलरी, आईओसी, कमीशन एक्सेट्रा कैसे प्रोवाइड किया जाएगा।
अगर किसी पार्टनर का उनकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कोई पार्टनर अगर बिजनेस में एडमिट होता है तो उसे कैसे एडमिट किया जाएगा, इसमें रिटायरमेंट या डेथ के केस में कैसे ट्रीट किया जाएगा, गुडविल एक्सेट्रा का वैल्यूएशन कैसे होगा, देन यहां कोई भी अमाउंट अगर पार्टनर विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो वो कैसे विड्रॉ करेंगे, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या चार्ज होगा, प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि पूरी तरह से वाइंड अप होना, बिजनेस वाइंड अप होगा तो कैसे होगा, किस तरह से होगा, या कोई भी अदर पॉइंट हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं पार्टनरशिप डीड में। यानी कि ये सारे जो भी डिसीजन हमने बिजनेस से रिलेटेड हैं और वो अगर लेने हैं तो हम उसे पार्टनरशिप डीड में डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई भी पॉइंट बाय चांस पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट में डिफाइन नहीं किया गया है तो उस केस में हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन फॉलो करने होंगे, जो मैं आपको पहले ही डिफाइन कर चुकी हूं। फिर भी हम फटाफट एक बार अगर उन पॉइंट्स को रिकॉल कर ले तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। उस पर थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी equal. Second, IOC, that is interest on capital, salary, IOC commission, etc. not provided. If the third one, interest on drawing, if any amount withdrawn by the partner, then interest on drawing not charged. And in last one, if any loan taken by the firm, then interest on loan will be charged at the rate of 6% per annum. आई थिंक दिस इज द होल टुडे। आज के लिए ये डिस्कशन बहुत है। हमने आज पूरा डेफिनेशन, पार्टनरशिप का पूरा फीचर, उसका नेचर, टाइप्स ऑफ पार्टनर, ड्यूटीज एक्सेट्रा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या क्या पॉइंट्स डीड में डिफाइन होते हैं, डीड और एग्रीमेंट में क्या क्या डिफरेंस है, वो सब हमने आज के डेफिनेशन में, आज के लेक्चर में कवर अप किया। और आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। और आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। एंड फॉर इट